नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर। तो लगभग 60 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं जो मेडिवल हिस्ट्री से करवाए हैं। आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें कि संपूर्ण मेडिवल हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मध्यकालीन भारत बोलते हैं, मध्यकालीन भारत से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी को मैं कंप्लीट आज करवा दूंगा। इसके बाद में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कुछ लंबा चलेगा, उसमें क्वेश्चन का लेवल भी कुछ ठीक ठाक रहता है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ रहता है। तो उसको करवाऊंगा मैं। इसके बाद में आज के इस लेक्चर में मेडिवल हिस्ट्री संपूर्ण को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 के स्टार्ट करता हूँ। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। वो किसके राज दरबारी थे? तो वो अकबर के राज दरबारी थे। किसका था? ये अकबर का राज दरबारी थे। इसके बारे में थोड़ा सा इफेक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में है दशवंत और बसावन अकबर का समकालीन था, जो चित्रकालीन था। क्या था? कालीन चित्रकार था। ये चित्रकार जो अपना पेंटिंग वगैरह करता था, चित्र वगैरह बनाया करता था। उसके बाद में दशवांत जो एक कहार का बेटा था। दशवांत कौन था? तो दशवार जो था जो एक कहार की बेटा था, और कहार की बेटा ने काम के अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि इसे अपने समय के अग्रणीय चित्रकार बनाने की सहायता दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार जिसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसे आत्महत्या कर ली। आत्महत्या 1584 ईस्वी में कर ली थी इन्होंने, और ये एक महान चित्रकारों में से एक ने ऐसे गिनी जाती है। अकबरकालीन जो था चित्रकार के नाम पर अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, जो अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी लिखी थी। किसने लिखी थी? तो फजल साहब ने लिखी थी। में गिनाए हैं जो दशवंत और बसावन, केशव लाल और मुकुंद मिस्किन और फारूक, कलम और माधव, जगन्नाथ महेश और खेमकरण, तारा सावल और हरि सिंह आदि भी इनको पुस्तक में अग्रणीय हुए हैं, और इन्होंने चित्र के रूप में काम करने के लिए इनको मौका मिली थी। अगली नंबर क्वेश्चन में दी गई है, अगली नंबर क्वेश्चन कर रही है 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल जो चित्रकला थी जो किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? तो वो जहांगीर के, मुगल जो था जो जहांगीर के काल में ही अपने शीर्ष बिंदु पर था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंचा था, और जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। कुशल जो था और पारखी था जहांगीर। चित्रकला के बारे में इनको ज़्यादा मतलब चेष्टा थी, और चित्रकला के लिए किसका? तो जहांगीर का। मुगल शैली के मनुष्य ने चित्र बनाते समय एक ही चित्र विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर, पैरों चित्रित करने का रिवाज था, जो जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र का विभिन्न चित्रकारों का अलग अलग योगदान को पहचान सकता है, और शिखर युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा हजारों जो जानवरों था, मनुष्य भी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के चित्रकारों बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई थी। ये जहांगीर के काल की बात है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था। सिंहासन रोहन का चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने। किसने? अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का चित्र बनाया था, जहाँ कि जहांगीर का आत्मकथा और तुजूर ए जहांगीरी का मुख पृष्ठ पर लगा दिया था। इस कारण जहांगीर के काल में ही मुगल चित्रकला का
स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल का स्वर्ण युग कही जाती है जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में ही मुगल का स्वर्ण युग कही जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 3 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, जो जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। क्या थी जब्ती प्रणाली में, क्या थी इसके बारे में देखता हूँ। अकबर के समकालीन या शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। ये एक कर था, कर मतलब टैक्स, जो राजस्व के रूप में लिया करते थे, जब्ती प्रणाली लिया करते थे, जो भूमि को सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित में आती थी। ये प्रणाली जो थी, जो भू राज के प्रचलन में ज़्यादा थी, ये एक तरह से कर लिया करते थे जो भू राजस्व के रूप में वसूला करते थे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखता हूँ। यदि कथन इसका है, किसका है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया था। ये किसका था, तो फिंच का था। किसका था, अब बोलिएगा फिंच कौन था, तो वही विलियम फिंच था। विलियम फिंच को ये श्रेय जाता है। कौन था, विलियम फिंच को ये श्रेय जाती है। किसका, विलियम फिंच का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो विलियम फिंच होगी। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद की स्थिति में पैलेस ऑफ 40 जिसे कि पिलर्स के निर्माण में 40,000 लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोग ने काम किया था। इसमें 5,000 से लगभग 40 वर्ष तक लगे हुए थे और इसके निर्माण में 50,000 20,000 लोग ने काम किया था। 5,000 से 20,000 के बीच में काम करने की बात है। इसी में 5,000, सॉरी 20,000 बोल दिएगा, ये 50,000 बोले होंगे, सॉरी इसके लिए। 5,000 है, 50,000 बोले होंगे। 5,000 से 20,000 के बीच में काम करने का श्रेय मिलती है इन्हीं को काल में। किनको काल में, अकबर के काल में मिली है, जो विलियम फिंच के द्वारा ये काम की गई थी, लिखी गई थी। अगले नंबर क्वेश्चन में है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो सुल्तान था जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन थी जो प्रसिद्ध थी। इसके बारे में देखता हूँ। अकबर के समान धर्म और सहिष्णु, जिसे कि सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल जो आबिदीन का कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किसको, तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कही जाती थी, जिन्होंने लगभग संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया था तथा श्री भट्ट और मंसूर बिना अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान की। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। तो किसने, जहांगीर ने किया था। ये एक तरफ से किसी व्यक्ति को अगर रखने की, सिंपल सी बात समझिए, जो एक घोड़ा रखने की क्षमता होती थी, एक घोड़सवार पर 2 से 3 घोड़ा रखने की बात था, जो 2 अस्पा
सी आस्पा प्रथा कहलाती है। दो आस्पा सी आस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? जहांगीर ने चलाई थी। और बाद में जहांगीर ने इसे चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों के अधिक सेना में रखना पड़ता था। और दो आस्पा जो था, इनमें मनसबदारों को अपने सावर पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। अपना सावर जो मत थी उसके दोगुना घोड़ा रखने की बात इसमें की गई थी। सी आस्पा जो था, इनमें से मनसबदारों को अपने सावर पद के 3 गुना रखने की बात की गई थी। तो 2 आस्पा और सी आस्पा में 3 रखी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 आस्पा जो था, जो जिसमें कि 2 गो रखने की बात की गई थी घोड़ा। और जहांगीर याद रखिएगा किसके काल में चलाया गया था? जहांगीर के शासनकाल में चलाए गए थे। ये दोनों एक ही है, मैं 2 टाइप हो गया है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? काबुल को लेकर झगड़ा नहीं था, कंधार को लेकर के झगड़ा में था। लेकिन ऑप्शन दुइये वो, इसका राइट आंसर होना चाहिए बी ए होगा, जो कंधार के लेकर के था। ऑप्शन देखता हूँ, कुंदूज और गजनी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जो कंधार के लेकर इनको ज़्यादा मत विभेद था। इसके बारे में जरा देखता हूँ इनको क्या कहने का तात्पर्य बनती है। गंधार राज ईरान के शाह और मुगल के बीच में स्पर्श संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। जो गंधार, इसमें सिंपल सी बात की गई थी, जो कंधार जो हुई, कंधार को रखने के एक प्रतिष्ठा की बात था, जो ईरान के भी था और मुगल राजा के भी प्रतिष्ठा की बात आई हुई थी। प्रतिष्ठा का विषय बन गया था और 2 शासकों के साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार के लिए हाथों में रखने पर ही निर्भर था। जो कंधार के रखता उसके लिए बहुत सारे शर्तें थे उस समय में, इसीलिए कंधार को लेकर के मुगल और ईरान के बीच में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बने हुए थे। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने। 97-98 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजाबाद नामक एक नगर का स्थापना किया था। शाहजहाँ ने ही दिल्ली में है शाहजहानाबाद को स्थापित किया था और नगर की स्थापित किया था। 1638 ईस्वी की बात है ये। ईस्वी में अपना वहाँ का अनेक सुदूर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। जो शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला, जिसे कि लाल किला सबसे प्रमुख थी। चतुर्भुजाकार यह किला था और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। तो होने के कारण इसे लाल किला के नाम से प्रसिद्ध किया गया। तो अगर कोई पूछेगा कि लाल किला क्यों दिया गया था, तो वो एक तरह के किला बना हुआ था, लेकिन लाल बलुआ पत्थर के बनने के कारण, लाल बलुआ पत्थर के बनने के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया। इसका निर्माण लगभग 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तो 1648 में इसको पूर्ण हो गया था। इस किले का पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरबार। इसको ध्यान में रखिएगा। लाहौरी दरबार को जो कहा जाता है पश्चिमी द्वार का, लाल किला के पश्चिमी दरबार का नाम था लाहौरी दरबार एवं दक्षिणी द्वार का नाम था दिल्ली दरवाज़ा। यह सुंदरता और शोभा को अनोखा था, संभवतः विश्व का अतुल्य है। यह विश्व का अतुल्य है। यह विश्व का अतुल्य है। क्या है? विश्व का अतुल्य है। आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने
इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो मुगल काल का स्वर्ण युग करने की बात है तो शर्मा ने किया था। किसने किया था? शर्मा ने किया था। A.R. शर्मा ने किया था। A.R. शर्मा ने इसको किया था। ऑप्शन में देखते हैं, B.N. स्मिथ नहीं होगा, J.N. सरकार ये भी नहीं होगा, A.L. श्रीवास्तव ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक्चुअल में ये होनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। लेकिन A.L. श्रीवास्तव ने थी जो मुग़ल के बारे में बहुत सारे चीज़ों को लिखी थी और बहुत सारे चीज़ों की बताई थी। तो इसको बारे में देखता हूँ क्या फैक्ट निकलता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुग़लकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत का मध्यकालीन युग इतिहास में स्वर्ण युग का नाम से प्रसिद्ध है। किसने स्वर्ण युग काल से प्रसिद्ध है? यह केवल काला और काला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता है। ये वास्तुकला, वो काला लिखा हुआ था, ये वास्तुकला से ही सही मानी जाती थी। J.N. सरकार और B.N. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल माना है। तो A.M. स्मिथ के काल को, A.N. स्मिथ के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है, इसमें पूछ रहा नहीं है। और S.R. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल, S.R. शर्मा, जैसे कि शुरू में बताएं, ये S.R. शर्मा को जाता है। ये शर्मा के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। ये स्वर्ण काल मानने की क्वेश्चन पूछी है तो इसका राइट आंसर ऐसे सी ही बोले, सी ही होगा, लेकिन स्वर्ण काल नहीं है उस जगह पर। और मुगल किसने माना था इसने? तो A.R.S. शर्मा ने मानी थी। औरंगजेब द्वारा बनाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम था। क्या था जिहाद का अर्थ? दारुल इस्लाम था। दारुल इस्लाम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। औरंगजेब को सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी जो सुल्तान था, सुन्नी सुल्तान, इसकी धार्मिक नीति क्या थी? इसकी धार्मिक नीति जो सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी, उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले ही हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। इस काल के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह से मेहनत करानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अल्लाह की राह से ही मेहनत करवानी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गैर मुसलमान जिसे देश हो, दारुल हर्ब के विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, जिसे कि जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो सिख गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुई थी। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुई थी, कब हुई थी? तो 1666 ईस्वी में इनको जन्म हुई थी और पटना में, बिहार के पटना में पड़ती है, जो बिहार में जन्म हुए थे। और इनको मृत्यु हुई थी जो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में इनको मृत्यु हुई थी। यहाँ अभी भी सिख गुरुओं ने यहाँ बहुत ज़्यादा पटना सिटी में बहुत ज़्यादा खर्च कर के इनको सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। तो मुगल प्रशासन का मुहतसिब था। क्या था मुहतसिब? तो ये था जो लोक आचरण अधिकार था। लोक आचरण अधिकार मुगल शासक में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था।
तो जैव आचरण का एक मुहतसिब जन आचरण का एक मुगल साम्राज्य का एक विभाग का प्रधान हुआ करता था, जिसका कार्य प्रजा के आचरण को ऊंच बनाए रखना था तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा बनवाने की, बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था, जो वेश्याओं के नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था और उनका नाम शैतानपुरी रखा गया था। क्या शैतानपुरी रखी गई थी। मुगल शासक में मगध ए मास इंगित करता है तो क्या चीज़ के विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि को इंगित करता है। मुगल शासक में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि की मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाले समस्त भूमि दान देने वाली समस्त भूमि को निरीक्षण जो कि सर्दी करता था, और सर्द का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों को दुरुपयोग होने पाए और यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी, और अनुदान ग्राहियों का पास वंशानुगत रूप से रहता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुहम्मद शाह था। शाहजहां के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने इसके शासनकाल में 1539 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन था। ये समकालीन शासक था जो लेखन आनंद राम और मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफिया एवं करोड़ रुपये का सेना, 50 करोड़ के जवाहरात और कोहिनूर तथा तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गई थी। ये उस समय में युद्ध हुई थी, उसे ईरान ही ले चले गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के बाजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली का दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसने नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल चलती है हमारे शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल चलती है 1759 से 1806 के कुछ लंबा समय तक इनको शासनकाल चलती है। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर तथा पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था, और यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार के गुटबाजी के लिए चलते हुआ बिहार में रहा या बिहार में रहने लगा, जो दिल्ली सिंहासन का 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा, जो खाली पड़ा रहा था। और 1772 ईस्वी में मराठा की सहायता से इन्होंने दिल्ली पहुंचा, और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली का अंग्रेज़ों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। 1803 से ही यहाँ अंग्रेज़ों का शुरुआत प्रारंभ हो चुकी थी। तो मेडिवल हिस्ट्री जो हुआ, मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। जो प्रीलिम्स में पूछी हुई क्वेश्चन है 1992 से 2021 के आसपास जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके करवा दिया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा जो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने का मिलेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है
जो बहुत लंबा चलेगा, लगभग उसमें 700 के आसपास क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी तक 700 के आसपास क्वेश्चन पूछी हुई है। आज के लिए इतना ही है, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से गाला वगैरह फंसा हुआ है। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।